नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र की सबसे बुनियादी और मजबूत नींव पर बात करके करते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। जब भी राष्ट्र निर्माण की बात आती है तो दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, उसका हार्डवेयर और उसका सॉफ्टवेयर। दिलचस्प नजरिया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। है यहाँ हार्डवेयर से मेरा मतलब है देश की रक्षा क्षमता, उसकी भौतिक सुरक्षा। और 18 मार्च का दिन भारत में आयुध निर्माण दिवस यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे के रूप में मनाया जाता है। हाँ, और इसका इतिहास बहुत ही गहरा है। बिल्कुल, 1801 में आज ही के दिन कोसीपुर, जो कलकत्ता में है, वहां भारत की पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित हुई थी। 1801 मतलब 2 सदी से भी ज्यादा पुरानी बात है ये। बिल्कुल, 1801 का वो समय और आज 2026, ये एक बहुत लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा रही है। जी बिल्कुल रही होगी। उस समय जब ये फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तब इसका उद्देश्य पूरी तरह से तत्कालीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य जरूरतों को स्थानीय स्तर पर पूरा करना था। ताकि उन्हें हर छोटी चीज के लिए यूरोप पर निर्भर ना रहना पड़े, है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन आजादी के बाद यही ढांचा हमारी अपनी सुरक्षा का आधार बन गया। इन निर्माण इकाइयों को भारतीय रक्षा प्रणाली का चौथा स्तंभ यानी फोर्थ पिलर माना जाता है। अरे वाह, चौथा स्तंभ। हाँ हम अक्सर थल सेना, नौसेना और वायुसेना की बात करते हैं। हाँ, लेकिन ये वो अदृश्य चौथा स्तंभ है जो ये सुनिश्चित करता है कि हमारे सशस्त्र बलों के पास स्वदेशी रूप से निर्मित हथियार, गोला बारूद जी। और अत्याधुनिक रक्षा उपकरण बिना किसी रुकावट के हमेशा उपलब्ध हों। तो एक तरह से ये आत्मनिर्भरता की शुरुआत थी। बिल्कुल, ये रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाया गया वो पहला ऐतिहासिक कदम था, जिसकी प्रासंगिकता आज के भू राजनीतिक परिदृश्य में और भी अधिक बढ़ गई है। ये तो हो गया हमारा रक्षा हार्डवेयर जो भौतिक सीमाओं को सुरक्षित करता है। लेकिन बिना बेहतरीन सॉफ्टवेयर के कोई भी हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। सही बात है। और किसी भी देश का असली सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वहाँ के युवा, उनका दिमाग और उनकी शिक्षा। हमारे डोजियर में एक बहुत ही शानदार और परिवर्तनकारी राष्ट्रीय पहल का जिक्र है, साथी ऐप। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। इसे शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर ने मिलकर विकसित किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को जेईई और नीट जैसी अत्यंत प्रतिस्पर्धी और कठिन परीक्षाओं की बिल्कुल मुफ्त तैयारी करवाना है। जी बताया गया है कि इसमें देश के श्रेष्ठ विषय विशेषज्ञों और स्वयं आईआईटी प्रोफेसर्स के वीडियो लेक्चर शामिल हैं। जी बिल्कुल। वास्तविक परीक्षा पैटर्न पर आधारित एआई संचालित मॉक टेस्ट्स हैं और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी मौजूद है। हाँ, ये सब इसमें है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना चाहूंगी। जी पूछिए। डिजिटल शिक्षा, वीडियो लेक्चर और एआई मॉक टेस्ट सुनने में बहुत ही क्रांतिकारी शब्द लगते हैं। कागज पर यह योजना बेहतरीन है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। आपका इशारा किस तरफ है? मेरा मतलब है कि क्या एक स्मार्टफोन की स्क्रीन और एक ऐप वास्तव में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एक भौतिक शिक्षक की कमी की पूरी तरह से भरपाई कर सकते हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। एक अच्छा शिक्षक छात्र की आंखों में देखकर समझ जाता है कि उसे कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं। तो क्या हम तकनीक के नाम पर इस ह्यूमन टच को पूरी तरह से दरकिनार नहीं कर रहे हैं? देखिए, यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये नहीं है कि तकनीक इंसान की जगह ले रही है। तो फिर क्या है? बात ये है कि तकनीक उस खालीपन को भर रही है जहां कोई इंसान उपलब्ध ही नहीं था। साथ ही ऐप का असली लक्ष्य बेहतरीन पारंपरिक शिक्षकों को हटाना नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य है शिक्षा में समानता यानी इक्विटी इन एजुकेशन लाना। आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि ह्यूमन टच की अपनी एक अहमियत होती है और उसे कोई मशीन पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकती। जी वही तो। लेकिन जरा उन लाखों छात्रों के परिप्रेक्ष्य से सोचिए जो दूर दराज के गांवों में रहते हैं, जिनके पास लाखों रुपए फीस लेने वाली महंगी प्राइवेट कोचिंग का कोई विकल्प ही नहीं है। हाँ, ये बात तो है। उन छात्रों के लिए ये ऐप कुछ नहीं से सर्वश्रेष्ठ तक का सफर तय करवा रहा है, एक तरह से उन्हें रेस में शामिल कर रहा है। बिल्कुल। और जहां तक एआई की बात है, इसमें एआई सिर्फ एक साधारण परीक्षा नहीं लेता। अच्छा? हाँ, बल्कि ये छात्र की कमजोरियों का बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर त्वरित मूल्यांकन करता है। मान लीजिए कोई छात्र भौतिकी के किसी सवाल में बार बार अटक रहा है,
तो एआई ये पहचान लेगा कि उसे पूरा अध्याय नहीं बल्कि सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स का एक खास फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है। ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग है। अरे वाह, ये तो काफी एडवांस्ड है। हाँ, फिर लाइव इंटरेक्शन के जरिए उन विशिष्ट वैचारिक संदेहों को दूर किया जाता है। अगर हम इसे जोड़कर देखें, 1801 में हमने भौतिक सुरक्षा के लिए संसाधनों के स्वदेशीकरण की शुरुआत की थी जी। और आज 2026 में हम बौद्धिक सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा के अवसरों का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण यानी डेमोक्रेटाइजेशन कर रहे हैं। ये बहुत ही सटीक तुलना है। ये सुनिश्चित कर रहा है कि असली प्रतिभा किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि से आती हो, उसे चमकने और आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। ये स्पष्टीकरण इसे बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। मतलब ये ऐप महज एक टूल नहीं है, बल्कि संसाधनों तक पहुंच के लोकतंत्रीकरण का एक जरिया है। एकदम सही। और संसाधनों की इसी बात को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो मानव संसाधनों से हटकर अब प्राकृतिक संसाधनों की ओर मुड़ना स्वाभाविक लगता है। बिल्कुल, चलिए उस तरफ चलते हैं। डोजियर का अगला हिस्सा हमें मिट्टी की गहरी परतों से लेकर अंतरिक्ष की असीम ऊंचाइयों तक ले जाता है। सबसे पहले बात करते हैं 18 मार्च की, जिसे विश्व स्तर पर ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के रूप में मनाया जाता है। जी, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। पारंपरिक रूप से हम पानी, हवा, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और खनिजों को पृथ्वी के 6 प्रमुख संसाधन मानते आए हैं। लेकिन अब एक बड़ा वैचारिक बदलाव आ रहा है। हाँ, और वो बदलाव क्या है? रिसाइकिल करने योग्य वस्तुओं को आधिकारिक तौर पर 7वें संसाधन यानी 7th रिसोर्स के रूप में मान्यता दी जा रही है। इसका सीधा और स्पष्ट लक्ष्य सतत विकास को बढ़ावा देना और हमारे कार्बन फुटप्रिंट को तेजी से कम करना है। ये आज के इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। वो क्या? अगर हम आधुनिक दुनिया में प्लास्टिक और धातुओं को रिसाइकिल करके इस 7वें संसाधन का उपयोग करने की बात कर रहे हैं, तो जरा प्रकृति की व्यवस्था को देखिए। जी। डोजियर की अगली खबर के अनुसार केरल के पीची वाझानी वन्य जीव अभ्यारण्य में केंचुए की एक बिल्कुल नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका वैज्ञानिक नाम द्रविड़ा वाझानिया रखा गया है। हाँ, द्रविड़ा वाझानिया। मेरा मतलब है, अगर हम रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं तो केंचुए तो प्रकृति की सबसे पुरानी और ओरिजिनल रिसाइकलिंग मशीन है ना, जो लाखों सालों से यही काम कर रहे हैं। ये एक बहुत ही सुंदर और वैज्ञानिक रूप से एकदम सटीक एनालॉजी है। केंचुए वास्तव में पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे मेहनती इंजीनियर होते हैं। बिल्कुल। उनका काम मिट्टी के अंदर मौजूद मृत कार्बनिक पदार्थों, सड़े गले पत्तों और अवशेषों को खाना और उन्हें तोड़कर वापस ऐसे पोषक तत्वों में बदलना है जिन्हें पौधे आसानी से ग्रहण कर सकें। मतलब वो प्रकृति का कचरा साफ करके खाद बना रहे हैं। एकदम सही। केरल के पश्चिमी घाट की अत्यधिक समृद्ध जैव विविधता में इस नई प्रजाति का पाया जाना एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। जी। यह साबित करता है कि प्राकृतिक रूप से मिट्टी की उर्वरता और उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने में इन सूक्ष्म और अक्सर अनदेखे जीवों की कितनी बड़ी और अपरिहार्य भूमिका है। हम इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये हमारे विशाल पर्यावरण का वो हिस्सा है जो जमीन के नीचे पूर्ण अंधकार में चुपचाप अपना काम करता है, ताकि जमीन के ऊपर का जीवन, पेड़ पौधे और जंगल फल फूल सकें। क्या बात है। और अगर हम जमीन के इस निचले हिस्से से अपनी नजरें उठाकर सीधे आसमान की तरफ देखें जी, तो डोजियर में एक और बड़ी वैज्ञानिक छलांग का प्रमुखता से जिक्र है। गुजरात राज्य ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का बहुत ही सफल परीक्षण किया है। हाँ, ये अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी खबर है। बताया गया है कि ये एक छोटा रॉकेट है जिसमें विभिन्न मौसम सेंसर्स और दबाव मॉनिटर लगे हुए हैं, जो निचले वायुमंडल और समताप मंडल का गहन अध्ययन करेगा। बिल्कुल। ये कितनी अद्भुत बात है कि एक ही दिन की विश्वव्यापी खबरों में एक तरफ हम जमीन के अंदर रेंगने वाले केचुए की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आसमान चीरकर जाने वाले आधुनिक रॉकेट की। यही तो इस डोजियर की खूबसूरती है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक तकनीकी शंका है। बताइए, क्या शंका है? इसे साउंडिंग रॉकेट क्यों कहा जाता है? मतलब क्या ये अंतरिक्ष में जाते समय कोई विशेष ध्वनि या तेज आवाज करता है? ये एक बहुत ही आम और स्वाभाविक गलतफहमी है। अच्छा। यहाँ साउंडिंग शब्द का आवाज या ध्वनि से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ये शब्द पुरानी समुद्री शब्दावली से लिया गया है। समुद्र से? वो कैसे? पुराने समय में नाविक समुद्र की गहराई मापने के लिए पानी में एक वजनदार रस्सी डालते थे, जिसे टू साउंड या साउंडिंग लेना कहा जाता था।
ओह, समझ गई। जिसका सीधा अर्थ होता है माप लेना, यानी टू मेजर। ठीक उसी तरह ये साउंडिंग रॉकेट्स अंतरिक्ष की गहराइयों में नहीं जाते, बल्कि ये हमारे वायुमंडल की विभिन्न परतों में जाकर वहां के तापमान, दबाव और हवा की गति का माप लेते हैं। अरे वाह, ये तो एक बिल्कुल ही नई जानकारी है। और जहां तक केंचुए और रॉकेट की बात है, तो इन दोनों के बीच का संबंध बहुत ही गहरा और दार्शनिक है। वो कैसे? जिस तरह केंचुआ मिट्टी की सेहत और जमीन के नीचे के पर्यावरण का एक विश्वसनीय सूचक है, ठीक उसी तरह ये साउंडिंग रॉकेट उसी पर्यावरण के ऊपरी हिस्से यानी मौसम और वायुदाब को मॉनिटर करने का एक महत्वपूर्ण टूल है। दोनों ही प्रयास अंततः हमारी पृथ्वी के इस जटिल पारिस्थितिकी तंत्र को समझने से जुड़े हैं। मतलब जमीन के नीचे से लेकर ऊपर आसमान तक हम बस अपनी पृथ्वी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और गुजरात के दृष्टिकोण से देखें तो ये महज एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक छलांग है। जी। ये अंतरिक्ष क्षेत्र में राज्य के औपचारिक प्रवेश को चिन्हित करता है। ये भविष्य में एक बहुत ही मजबूत एरोस्पेस और स्पेस टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने की ठोस नींव है। सही बात है। जब आपके पास निचले वायुमंडल का इतना सटीक और रियल टाइम डेटा होता है, तो कृषि की योजनाएं, मौसम की सटीक भविष्यवाणी और किसी भी प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन में कहीं अधिक प्रभावी नीतियां बनाई जा सकती हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये समझना वास्तव में आंखें खोलने वाला है कि कैसे जीव विज्ञान का एक छोटा सा अंश और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की एक बड़ी छलांग दोनों मिलकर एक ही बड़े लक्ष्य यानी पृथ्वी को समझने और बचाने के लिए काम कर रहे हैं। एकदम सही। तो भूगोल और पर्यावरण के इस वैज्ञानिक पहलू को समझने के बाद अब अगर हम उस दिशा में मुड़ें जो इन जगहों को जीवंत बनाती है, यानी संस्कृति और लोग। बिल्कुल, यानी हमारे लोग, हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास, कैसे सदियों पुराना इतिहास आज की आधुनिक राजनीति और अर्थव्यवस्था को आकार देता है। डोजियर का ये तीसरा खंड बहुत ही रंगीन और विविधताओं से भरा हुआ है। जी। तो इतिहास से ही शुरुआत करते हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक प्राचीन मंदिर से एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख खोजा गया है। यह शिलालेख ओडिशा के शक्तिशाली गजपति शासकों से संबंधित बताया जा रहा है। इतिहास और पुरातत्व के नजरिए से यह खोज अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो कैसे? आधुनिक राज्यों की खींची गई सख्त सीमाओं के चश्मे से देखने की गलती करते हैं। हम आज के नक्शे के हिसाब से सोचते हैं। बिल्कुल। हमें लगता है कि जो आंध्र प्रदेश है वो हमेशा से उड़ीसा से अलग ही रहा होगा, लेकिन आंध्र प्रदेश के एकदम बीचों बीच गुंटूर में उड़ीसा के गजपति राजवंश का मध्यकालीन शिलालेख मिलना इस बात का अकाट्य प्रमाण है जी। कि उस दौर में इन दोनों क्षेत्रों के बीच कितने गहरे राजनीतिक गठजोड़ और सांस्कृतिक संबंध रहे होंगे। सेनाएं, व्यापारी और कलाकार इन क्षेत्रों में बेरोक टोक आते जाते थे। मतलब कोई सख्त सीमाएं नहीं थीं। एकदम। ये शिलालेख क्षेत्रीय इतिहास के अध्ययन का एक नया प्राथमिक स्रोत बन गया है, जो हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि भाषा, कला और संस्कृति कभी भी भौगोलिक या राजनीतिक सीमाओं की मोहताज नहीं होती। वे उनसे कहीं आगे तक यात्रा करती हैं। भाषाओं और संस्कृति के इसी विस्तार की बात आई है तो डोजियर में वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा का भी प्रमुखता से जिक्र है। हाँ, साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान। बिल्कुल, साहित्य के क्षेत्र में यह सम्मान प्रसिद्ध लेखक और कवि आर वेरामुथु को दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि ज्ञानपीठ भारत का सर्वोच्च और सबसे सम्मानित साहित्यिक पुरस्कार है। जी। यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में किए गए उत्कृष्ट और आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। यहाँ यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि 8वीं अनुसूची वह संवैधानिक ढांचा है जो भारत की भाषाई विविधता को आधिकारिक मान्यता देता है। और वेरामुथु जी के लेखन ने तमिल साहित्य को वैश्विक पटल पर एक नई ऊंचाई और पहचान दी है। जी बिल्कुल। साहित्य और भाषा से होते हुए अब अगर हम सीधे समाज और रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ें तो पश्चिम बंगाल राज्य से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और जमीनी अपडेट्स डोजियर में शामिल हैं। जी बताइए। उत्तर 24 परगना जिले में मथुआ धर्म मेला का विशाल आयोजन हुआ है, जो मथुआ समुदाय का सबसे बड़ा वार्षिक समागम माना जाता है। ये एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। और इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर राज्य सरकार ने अपनी 100 दिवसीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री का नाम बदलकर अब महात्मा श्री कर दिया है। और इसके साथ ही एक आर्थिक खबर ये है कि पश्चिम बंगाल के 4 विशिष्ट उत्पादों को
नए जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुए हैं। 4 नए जीआई टैग, ये एक बड़ी बात है। हाँ, ये उत्पाद हैं खजूर के रस से बनने वाले गुड़ की एक बेहद खास मिठाई नोलन गुड़र संदेश। बहुत मशहूर है। सुंदरबन के घने मैंग्रोव जंगलों से निकाला गया शुद्ध सुंदरबन हनी, एक विशेष प्रकार का सुगंधित कालोनूनिया चावल और उत्कृष्ट हथकरघा कारागरी की मिसाल पारंपरिक रेशमी कड़ियाल साड़ियाँ। जी। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? आप जीआई टैग्स की बात कर रही हैं? हाँ, मेरा मतलब है, मैं समझती हूँ कि जीआई टैग मिलने से एक उत्पाद को पहचान मिलती है, एक फैंसी सा लेबल लग जाता है। लेकिन क्या जमीनी स्तर पर सच में इसका कोई आर्थिक फायदा होता है, या ये सिर्फ कागजों पर अच्छा लगता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गर्व करने के काम आता है? क्या ये महज खाने और पहनने की चीजों का महिमा मंडन नहीं है? अगर हम इसे एक व्यापक और विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इतिहास, संस्कृति, समाज और अर्थव्यवस्था कभी भी अलग-थलग या साइलोज में काम नहीं करते। जी। ये हमेशा एक दूसरे के साथ गहराई से गूंथे होते हैं। सबसे पहले आपके जीआई टैग्स वाले सवाल पर आते हैं। एक जीआई टैग सिर्फ एक फैंसी लेबल या कागजी सम्मान बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ये एक बेहद मजबूत कानूनी कवच है। ये वैश्विक पटल पर एक पूरे समुदाय की सदियों पुरानी ब्रांडिंग है। कानूनी कवच कैसे? इसे ऐसे समझिए, जब सुंदरबन के घने जंगलों में जान जोखिम में डालकर शहद निकालने वाले किसानों या मुर्शिदाबाद में हफ्तों तक एक कड़ियाल साड़ी बुनने वाले कारीगरों के उत्पाद को ये टैग मिलता है, जी, तो ये उन्हें बाजार में नकली उत्पादों से बचाता है। कोई भी दूसरी जगह का व्यक्ति अपने साधारण शहद को सुंदरबन हनी कहकर नहीं बेच सकता। अब मैं समझी। ये उन्हें वैश्विक बाजार में एक विशिष्ट कानूनी और व्यावसायिक पहचान दिलाता है, जिससे उनके उत्पादों की निर्यात कीमत बढ़ती है और उनकी आजीविका सीधे तौर पर सुरक्षित होती है। मतलब ये सीधा उनके पेट और रोजगार से जुड़ा है। बिल्कुल। इसी तरह जब हम मथुआ धर्म मेले की बात करते हैं तो ये केवल एक साधारण धार्मिक आयोजन नहीं है। लाखों की संख्या में लोगों का जुटना इसे एक विशाल जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र बनाता है। और ऐसे आयोजनों का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी तो बहुत असर होता होगा। एकदम सही। ऐसे आयोजनों का उस क्षेत्र के सामाजिक ताने-बाने और सामूहिक अर्थशास्त्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जी। और जहां तक महात्मा श्री जैसी योजनाओं की बात है, 100 दिवसीय रोजगार योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती हैं। उनके स्वरूप या नाम में बदलाव ये दर्शाता है कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शासन प्रणाली लगातार अपने ढांचे को अद्यतन कर रही है। ये एक बहुत ही निष्पक्ष और स्पष्ट विश्लेषण है। गुंटूर के उस पुराने शिलालेख से लेकर आज की इन आधुनिक योजनाओं और जीआई टैग्स तक, ये सब एक समुदाय की पहचान स्थापित करने और विकास की निरंतर चलती आ रही प्रक्रिया का ही हिस्सा है। ये समझना वास्तव में अद्भुत है कि बाजार में रखी एक स्थानीय मिठाई की डिब्बी या शहद के एक बोतल के पीछे महज स्वाद नहीं, बल्कि एक पूरे समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, उनका इतिहास और उनकी आर्थिक सुरक्षा की लंबी लड़ाई छिपी होती है। बिल्कुल। तो संस्कृति, समाज और अर्थव्यवस्था की इस गहरी चर्चा से निकलकर अब हम इस डोजियर के अंतिम और सबसे ऊर्जावान पड़ाव पर आते हैं: प्रतिस्पर्धा, रफ्तार और वैश्विक मंच, यानी खेल और उपलब्धियां। हाँ, जब हम मानव सभ्यता में व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों की बात करते हैं तो खेल के मैदान और संस्थागत नेतृत्व का जिक्र आना अनिवार्य हो जाता है। जी। खेल जगत से एक बहुत ही बड़ी खबर है। इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट 2026 संपन्न हुआ है। कैलिफोर्निया के हार्ड कोर्ट पर खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट को अक्सर टेनिस की दुनिया में 5वां ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। यह बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। इस बार महिला एकल का खिताब बेलारूस की आरियाना सबालेंका ने और पुरुष एकल का खिताब इटली के यानिक सिनर ने जीता है। दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। वहीं अगर हम रफ्तार की दुनिया में जाएं तो फॉर्मूला 1 रेसिंग के चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स 2026 में युवा रेसर किमी एंटोनेली ने एक शानदार और चौंकाने वाली जीत दर्ज की है। किमी एंटोनेली, युवा प्रतिभा। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ अन्य त्वरित तथ्यों पर नजर डालें तो बॉक्सिंग के रिंग में चंद्रिका पुजारी ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। बहुत बड़ी बात है। और अगर खेल के मैदान से निकलकर वापस अर्थव्यवस्था के बोर्डरूम में आए तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के एक नए सदस्य के रूप में केवी रमन मूर्ति की महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है। जी। एक तरफ खेल के मैदान में इन युवा चेहरों का सामने आना बहुत ही रोमांचक है
और दूसरी तरफ वित्तीय संस्थानों में नए नेतृत्व का आना। लेकिन इन दोनों के बीच हम क्या समानता देख सकते हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। वो कैसे? देखिए, जब किसी भी क्षेत्र में पुराने और स्थापित दिग्गजों की जगह नए चेहरे लेते हैं, तो वो सिर्फ एक साधारण बदलाव नहीं होता। जी। टेनिस के कोर्ट में यानिक सिनर और फॉर्मूला 1 के रेस ट्रैक पर किमी एंटोनेली जैसे युवाओं की जीत खेल की दुनिया में एक नए जेनरेशनल शिफ्ट यानी पीढ़ीगत बदलाव को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। जनरेशनल शिफ्ट, ये बहुत सटीक शब्द है। ये युवा पीढ़ी एक ऐसे वातावरण में पली बड़ी है जो तकनीकी रूप से अत्यधिक उन्नत है। उनके प्रशिक्षण का तरीका, रियल टाइम डेटा का विश्लेषण करने की क्षमता और अत्यधिक दबाव को झेलने की उनकी मानसिक बनावट पिछली पीढ़ियों से बहुत अलग है। उनका नजरिया ही अलग है। और दिलचस्प बात यह है कि यही जनरेशनल शिफ्ट संस्थागत नियुक्तियों पर भी पूरी तरह लागू होती है। सेबी की नियुक्ति के संदर्भ में। बिल्कुल। सेबी जैसे देश के सबसे बड़े वित्तीय नियामक निकाय में जब कोई नया नेतृत्व आता है, तो वो केवल पुरानी फाइलों को चेक करने नहीं आता। जी। वो अपने साथ आज की अर्थव्यवस्था की नई और अभूतपूर्व जटिलताओं को समझने का एक नया नजरिया लेकर आता है। आज के शेयर बाजार में एल्गोरिथम ट्रेडिंग, एआई द्वारा संचालित वित्तीय मॉडल और क्रिप्टो नियमन जैसी चुनौतियां हैं। ये तो सच है, बाजार अब पहले जैसा नहीं रहा। इन्हें समझने के लिए एक आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम दिमाग की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही जैसे आज की फॉर्मूला 1 कार चलाने के लिए सिर्फ स्टीयरिंग घुमाना काफी नहीं है, बल्कि डैशबोर्ड पर आ रहे हजारों डेटा पॉइंट्स को सेकंड के 100वें हिस्से में प्रोसेस करना होता है। चाहे वो खेल का मैदान हो या शेयर बाजार का बंद बोर्ड रूम, नई चुनौतियों से निपटने के लिए ये नई ऊर्जा और नया नजरिया ही भविष्य की स्पष्ट दिशा तय करता है। ये एक बेहतरीन संश्लेषण है। तो आज के इस सफर में हमने 18 मार्च 2026 के एग्जीक्यूटिव डॉजियर से ज्ञान के कई अनमोल और विविध नगेट्स निकाले। बिल्कुल, एक बहुत लंबी यात्रा रही। हमने साल 1801 में स्थापित भारत की पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऐतिहासिक महत्व से लेकर आधुनिक गुजरात के स्पेस स्टार्टअप्स की अंतरिक्ष उड़ान तक का एक लंबा सफर तय किया। जी। हमने गहराई से समझा कि कैसे साथी ऐप का एआई महज एक टेस्ट नहीं ले रहा, बल्कि शिक्षा और अवसरों का सच्चा लोकतंत्रीकरण कर रहा है। हमने यह भी जाना कि कैसे मिट्टी के गहरे अंधकार में काम करने वाला एक छोटा सा केंचुआ, द्रविड़ा वाजानिया, हमारे पूरे पर्यावरण को समृद्ध और जीवित रख रहा है। एकदम सही। हमने मथुआ मेले की व्यापक जनसांख्यिकी शक्ति से लेकर जीआई टैग्स के पीछे छिपे ठोस अर्थशास्त्र को डिकोड किया और अंत में खेल के मैदान और वित्तीय संस्थानों में एक नई पीढ़ी के ऊर्जावान उदय के साक्षी बने हैं। जी। इस डोजियर के विश्लेषण ने हमें ये बहुत ही साफ तौर पर दिखा दिया है कि ज्ञान कोई एक विषय, एक किताब या एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही खूबसूरती से बुना हुआ एक विशाल वेब है जहां हर धागा दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो स्रोतों और सूचनाओं की इस गहन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। हम जल्द ही कुछ नए और दिलचस्प स्रोतों, गहराई से शोध की गई नई जानकारियों और ज्ञान के कुछ और अनमोल नगेट्स के साथ वापस लौटेंगे। तब तक अपने आसपास की दुनिया को देखते रहिए, सही सवाल पूछते रहिए और हर दिन कुछ नया सीखते रहिए।